अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू योर न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपको नॉर्वे क्यों चूज करना चाहिए, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब आपने नॉर्वे चूज कर लिया है तो अब नॉर्वे आने के कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप नॉर्वे आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं समझ सकता हूं कि काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं होगा और इस वीडियो में हम काफ़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गिवन टाइम स्टैम्प्स को दिए हुए आप अपनी मर्जी के चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 वेज जिसके थ्रू आप नॉर्वे आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ, जो कि है स्टडी वीज़ा। तो नॉर्वे में आप बैचलर स्टडीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपने अप्लाई करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स या उसके हाई एजुकेशन या लाइक पीएचडी या और पोस्ट डॉक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्वे नेचर के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, इसीलिए दुनिया के सारे मुल्कों से लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं ताकि पढ़ाई भी हो जाए और घूमने का घूमना भी हो जाए। इसलिए कंपटीशन हमेशा काफ़ी टफ रहता है। और बट नॉर्वे की अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ पे आप अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं एडमिशन के लिए, तो फिर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। और एक बार अगर आपको एडमिशन मिल जाता है और आपकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो वीज़ा फॉर श्योर 100% आपको मिल जाएगा। तो एक बार जब आपको एडमिशन मिल जाए यहाँ पे और आपकी की सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, तो वीज़ा मिलने के चांसेस 100% होते हैं। दिस मीन्स कि आपको फॉर श्योर वीज़ा मिलता है, विच मीन्स कि किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटी नहीं होती। जैसा कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ या अगर आप यूएस और कनाडा के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, उसके बावजूद कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी हों। लेकिन नॉर्वे में अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपको वीज़ा हर हाल में मिलेगा। नॉर्मली जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए एडमिशन की जो डेडलाइन होती है वो होती है 1 दिसंबर ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद आपके वीज़ा प्रोसेस में कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड देन आपकी जो क्लासेस कमेंस होती है वो होती है अगस्त के महीने में। दिस मीन्स कि आपके पास लगभग 8 महीने का टाइम होता है अपने एडमिशन में और उसके बाद सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने में। एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि एडमिशन करते वक्त आप जो बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दिस मीन्स कि अगर आप 1 दिसंबर डेडलाइन है और आपने तब अप्लाई किया हुआ है तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 1 सितंबर से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दिस मीन्स एक लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल। एंड वंस यू गेट योर एडमिशन, उसके बाद आपको 1,27,000 क्रोन्स नॉर्वेजियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं। ये इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं कि आपका जो पहला साल है उसमें नहीं पता कि आपको पार्ट टाइम जॉब वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपके अपनी जो 1 साल का खर्चा होगा वो इससे कवर हो जाएगा। सो दिस इज़ जस्ट फॉर द सिक्योरिटी के नॉर्वेजियन गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करती है कि आप पहले साल में अपना सारा का सारा खर्चा निकाल सकते हैं, और जैसे ही आप नॉर्वे लैंड करते हो आप उस फंड को यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ बेसिकली लाइक अ ब्लॉक अकाउंट जो कि जर्मनी या इटली में होता है। जब वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है और आप 8,000 यूरोज जर्मन बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। जब आप यहाँ पे आते हो आप फिर उसके बाद उस फंड्स को यूज़ कर सकते हो। स्टडी के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो पोस्ट करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी फील्ड्स में एडमिशन्स ऑफर करती है, उसके पूरे रिक्वायरमेंट क्या है, एक एक रिक्वायरमेंट के बारे में हम देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, उसका भी पूरा प्रोसेस देखेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल का आइकन प्रेस करना होगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको यही बताएंगे कि आप अपनी सीवी कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप मास्टर्स के लिए कैसे एडमिशन सिक्योर करें या फिर आपको पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए कैसे क्वालिफाई करें। जो सेकंड वे है जिसके थ्रू आप नॉर्वे आ सकते हो वो है विजिट एंड हॉलीडेज के थ्रू। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है विजिटर्स के लिए, और हर साल लाखों की तादाद में विजिटर्स आते हैं। इनमें से नॉर्वे वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है यूरोप में जिसको आप ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ के फ्योर्ड्स, यहाँ के माउंटेन्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं नॉर्वे विजिट करने के लिए। तो आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू आप आ सकते हो नॉर्वे एज ए विजिटर वीज़ा पे।
नॉर्वे एक शेंजन कंट्री है और एक बार अगर आपको नॉर्वे का वीज़ा मिल जाता है तो आप उसके थ्रू बाकी 26 कंट्रीज़ जो कि शेंजन में आते हैं आप उसको भी ट्रैवल कर सकते हो। जो विजिट वीज़ा आप करोगे या टूरिस्ट वीज़ा जो आप लोगे वो मैक्सिमम 90 डेज तक आप ले सकते हो। जैसे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्वे विजिट कर सकते हैं। नंबर 1, आपका यहाँ पे कोई ना कोई रेफरेंस होना ज़रूरी है। अगर आपका रेफरेंस नॉर्वे में नहीं है या आपको बुलाने वाला कोई नहीं है जो आपको स्पॉन्सर कर सके तो आपके वीज़े लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। आपके ब्लड रिलेशन के अलावा, फॉर एग्जांपल आपके ब्रदर सिस्टर, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके बच्चे के अलावा अगर आपको कोई विजिट करता है, लेट्स से आपका कज़न या आपका दोस्त, उनको विजिट करने के लिए कोई ना कोई सॉलिड ग्राउंड्स लाजमी चाहिए। लेट्स से कि अगर कोई फ्यूनरल है और उस पर उसको वो अटेंड करना चाह रहे हैं तो उस पर वो आ सकते हैं, एक्सेप्ट दैट उनके वीज़ा लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो नॉर्वे में कोई ना कोई रेफरेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको वीज़ा लेने के लिए। इसके अलावा आप कोई स्पेशल पर्पसेस के लिए भी नॉर्वे आ सकते हो, जैसे कि सेमिनार्स हो गए, किसी कोई कंपनी मीटिंग्स हो गई, कोई रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस हो गए, तो उसको अटेंड करने के लिए भी आप नॉर्वे के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक बार अगर नॉर्वेजियन अथॉरिटीज़ को इस बात का प्रूफ मिल जाए कि आप वाकई आपकी जो रीजंस हैं वो सॉलिड रीजंस हैं और आप वापस अपने मुल्क जाओगे, देन आपको ईजिली वीज़ा ग्रांट हो सकता है। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको ऐसे लोगों से भी मिलाएंगे जो कि जस्ट विजिट या टूरिस्टिक पर्पसेस के लिए नॉर्वे आए और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई किया और उन्होंने वो पूरा का पूरा प्रोसीजर किस तरह फॉलो किया कि वो नॉर्वे आए और उन्होंने यहाँ की ब्यूटीफुल फ्योर्ड्स और माउंटेन्स का विजिट किया। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है वर्क इमिग्रेशन का। तो बेसिकली आप नॉर्वे में काम के लिए भी आ सकते हो। नॉर्वे में काम की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, एक है स्किल्ड वर्कर और एक है सीजनल वर्कर। स्किल्ड वर्कर वो होता है जिसने हायर एजुकेशन की होती है और वो यहाँ पे आता है या तो किसी हायर एजुकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल पीएचडीज या पोस्ट डॉक करने के लिए, या फिर उसको अपने मुल्क बैठे बैठे किसी कंपनी ने ऑफर की होती है जो कि हाई पेड स्किल्ड वर्कर की होती है। तो आप नॉर्वे आ सकते हो और आपको वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कि एक स्किल्ड वर्कर को मिलती है। फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जा सकते हो, आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे टैक्सेस देते हो जिसके बाद 3 साल के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है और उसके 3 साल के बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट मिलता है। सेकंड जो कैटेगरी है वो है एक सीजनल वर्कर की। सीजनल वर्कर वो होता है जिसको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या 9 मंथ्स या 1 ईयर, जितना भी टाइम है उसके लिए एक कंपनी हायर करती है कोई स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्यूटर साइंस की एक कंपनी है और इनको अपने एक प्रोडक्ट में कोई डिफिकल्टीज आ रही है और उसकी एक्सपर्टीज आपकी कंपनी या आपके पास है, तो वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देगी 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए, जिसमें आप यहाँ पे आते हो, उनका वो सारा काम करते हो और उसके बाद आप फिर वापस चले जाते हो। सीजनल वर्कर और स्किल्ड वर्कर में ये डिफरेंस है कि सीजनल वर्कर यहाँ पे रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ना ही वो अपने फैमिली को यहाँ पे बुला सकता है। सो ये बेसिकली एक डिफरेंस है स्किल्ड वर्कर और सीजनल वर्कर में। स्किल्ड वर्कर के बारे में हम आपको मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो टिपिकल वे है एक पाकिस्तानी या इंडियन को आने के लिए वो ये है कि आप पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करते हो और एक बार अगर आपको पीएचडी या पोस्ट डॉक मिल जाती है तो जब आप यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट कंसिडर नहीं होते, बल्कि आप यहाँ पे एज ए स्किल्ड वर्कर कंसिडर होते हैं। तो मतलब है कि आप यहाँ पे एक एम्प्लॉई हो जो कि टैक्स दे रहा है। स्किल्ड वर्कर के लिए या एक एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उसके अलावा डिफरेंट बेनिफिट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल एक स्किल्ड वर्कर जो है उसको 3 इयर्स के बाद रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, बट जो स्टूडेंट है उसको रेजिडेंस परमिट 3 इयर्स के बाद नहीं मिलता। सो एक स्टूडेंट जो है जब वो 2 साल के बाद अपनी डिग्री या मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर लेता है उसके बाद लेट से अगर उसको यहाँ पे एक जॉब ऑफर होती है, उस जॉब को करने के बाद 3 इयर्स के बाद उसको परमानेंट रेजिडेंस मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस दिन से आप यहाँ पे टैक्स पे करना स्टार्ट करते हो और उस टैक्स पे करते हुए आपको 3 साल हो जाते हैं, तभी आप एलिजिबल होते हो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीएचडी पोजीशन ऑफर कर सकती है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हो। और यहाँ पे पीएचडी के बाद
नॉर्वे में अपनी फैमिली को सेटल करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में भी हम आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट जो वे है जिसके थ्रू आप नॉर्वे आ सकते हो वह है फैमिली इमिग्रेशन। तो फैमिली इमिग्रेशन और विजिट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। विजिट का मतलब यह है कि आप यहाँ पे आते हो 3 मंथ्स के लिए और उसके बाद आप वापस चले जाते हो। क्योंकि फैमिली इमिग्रेशन का मतलब यह है कि अगर आपका कोई स्पाउस या आपका कोई बच्चा या आपका पेरेंट अगर यहाँ पे रह रहा है, नॉर्वे में रह रहा है, तो उसके थ्रू आप भी फैमिली इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हम आइंदा आने वाली वीडियोस में तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली नॉर्वे में फैमिली इमिग्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिकली अगर आप नॉर्वे में एज ए स्टूडेंट हो तो आपके लिए डिफरेंट रूल्स हैं, और अगर आप एज ए स्किल्ड वर्कर हो आपके लिए डिफरेंट रूल्स हैं। अगर आपका जो रेफरेंस पर्सन वो बंदा जो कि नॉर्वे में फिलहाल रह रहा है और आपको उसके साथ रहने के लिए जाना है और आप उनके स्पाउस हो, तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपकी एज कम से कम 24 होनी चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो स्पाउस है जो कि नॉर्वे में एज ए स्टूडेंट है, उसकी सैलरी एनुअली मिनिमम 3 लाख नॉर्वेजियन क्रोन्स होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो आपको इमिग्रेशन वीज़ा पे बुला सकता है और आपको वीज़ा 100% मिलेगा। उसके अलावा आप अगर नॉर्वे में रह रहे हैं और आपका बच्चा पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री में रह रहा है और वो आपके साथ रहने के लिए आना चाह रहा है, तो अगर उसकी एज 18 ईयर से कम है और उसकी शादी नहीं हुई भी तो वो आपके साथ रहने के लिए आ सकता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है स्किल्ड वर्कर्स की। अगर आप नॉर्वे में एज ए स्किल्ड वर्कर काम करते हो तो आप अपने स्पाउस को नॉर्वे अपने साथ रहने के लिए बुला सकते हो, और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो ये हैं कि आपकी सैलरी मिनिमम 3 लाख क्रोन्स होनी चाहिए और आपके जो स्पाउस है उसकी एज 24 से ज़्यादा होनी चाहिए। वो स्पाउस जो आपसे रहने के लिए आ रहा है, अगर उनकी एज 24 से कम होगी तो वो आपके साथ नॉर्वे में नहीं रह सकते। मैं समझ सकता हूँ कि एक बहुत ही वियर्ड रूल है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोगों की शादी जो है वो 24 से कम एज में होती है। सो दिस इज़ अ वियर्ड रूल बट दिस इज़ अ फैक्ट कि जब तक आपकी एज 24 या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, आप अपने पार्टनर के साथ नॉर्वे जाके नहीं रह सकते। उसके अलावा एक दूसरा रूल ये है कि अगर आपका एक बच्चा है जिसकी एज 18 से कम है तो वो आपके साथ रहने के लिए आ सकता है, बट अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा है और अगर उसकी शादी हो चुकी है देन वो आपके साथ रहने के लिए नहीं आ सकता, और उसकी एज 18 और 21 के बीच में ही होनी चाहिए। तो 21 से ज़्यादा होगी तब भी वो आपके साथ रहने के लिए नहीं आ सकता, उसको फिर डिफरेंट तरीके से या स्टूडेंट वीज़ा या डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू उसको अप्लाई करना पड़ता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कुछ लोग फिर मुझसे ये भी पूछते हैं कि अगर मैं बाहर आ जाता हूँ और मैं नॉर्वे में रहता हूँ, मेरी यहाँ पे जॉब होती है और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे साथ यहाँ पे आके रहें, तो पेरेंट्स आपके साथ रहने के लिए आ सकते हैं बट अप टू 9 मंथ्स के लिए आपके पेरेंट्स आपके साथ रह सकते हैं। उसके बाद उनको वापस जाना पड़ेगा और बीच में 1 साल का गैप लेना पड़ेगा, और उसके बाद वो दोबारा से 9 मंथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली इमिग्रेशन के लिए वो क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? आपके पेरेंट्स फैमिली इमिग्रेशन के लिए तब ही अप्लाई कर सकते हैं जब आपके एक ही पेरेंट अलाइव हों और उनके बाकी कोई भी बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन ना हो। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है क्योंकि पास्ट में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को एब्यूज़ किया है। वो कैसे कि लेट्स से मैं अपने फादर को बुला लेता हूँ यहाँ पे नॉर्वे और उनको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, तो डिफरेंट रूल्स के मुताबिक फिर वो अपने बच्चों को भी यहाँ पे बुला सकते हैं। जब बच्चा दूसरा आ जाएगा तो फिर वो अपने वाइफ को भी बुला सकते हैं। इसीलिए सिर्फ इस एक रूल को एब्यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे नॉर्वे में। इसीलिए नॉर्वे की गवर्नमेंट ने इसको रिसेंट टाइम्स में बंद कर दिया। उन्होंने ये रूल बंद सिर्फ इसलिए किया ताकि इनकी इकॉनमी पे बर्डन ना पड़े। देखने में ये रूल तो बहुत ज़्यादा अजीब दिखता है, बट अगर आप उसको खुले दिमाग से सोच के देखोगे तो आपको लगेगा वाकई में एक बहुत ही अच्छा रूल है और बाकी कंट्रीज़ को भी इस रूल को अडॉप्ट करना चाहिए। तो आप अपने पेरेंट को सिर्फ तभी बुला सकते हो जब उनका कोई भी दूसरा सहारा अपनी कंट्री में ना हो। याद रखिएगा कि आप उनको विजिट वीज़ा पे अप टू 9 मंथ्स के लिए आराम से बुला सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बट अगर आप उनको इसलिए बुलाना चाहते हो कि वो हमेशा के लिए आपके साथ रहें
और उनके भी यहाँ पे इमिग्रेशन हो और उनको यहाँ पे रेजिडेंस परमिट, देन परमानेंट रेजिडेंसी, देन पासपोर्ट मिले, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब आपके पेरेंट्स सिंगल हो, वो सिंगल हैं और उनका वहाँ पे और कोई नहीं है और उनका ख्याल रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप हो, देन वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको इमिग्रेशन मिलेगी और फिर वो आपके साथ यहाँ पे हमेशा के लिए रह सकते हैं। तो चले बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि हम असाइलम या प्रोटेक्शन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग यूरोप में डंकी लगा के आते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ों के लिए आते हैं। सो नॉर्वे में आप डंकी लगा के इस तरह से नहीं आ सकते। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी। आपको सबसे पहले उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, वहाँ पे एक फॉर्म है उसको फिल करना पड़ता है, और फिर जब वो कन्विंस हो जाते हैं कि वाकई में आपको असाइलम या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, देन वो आपका केस ट्रांसफ़र करते हैं नॉर्वेजियन गवर्नमेंट UDI को, जो कि यहाँ पे सारे के सारे वीज़ा के केसेस को हैंडल करता है। और उसके बाद फिर अगर वो समझते हैं कि वाकई में आप एलिजिबल हो असाइलम या प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर वो आपको एक वीज़ा इशू करते हैं जिसके थ्रू फिर आप नॉर्वे आ सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखते हो कि आपके घर में आपके साथ अब्यूज़ हो रहा है या फिर आपकी कंट्री में कोई वॉर टाइप कंडीशन है, जैसे कि जब सीरिया में वॉर चल रही थी तो काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजी यूरोप आए थे और उसके थ्रू फिर नॉर्वे भी काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजीज़ आए थे। 2009 के स्टेटिस्टिक्स ये बताते हैं कि नॉर्वे ने ऑलमोस्ट 3000 रेफ्यूजीज़ को पनाह दी थी। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इतने कम रेफ्यूजीज़ को नॉर्वे क्यों पनाह देता है? एक इतनी अच्छी इकॉनमी वाला कंट्री को ज़्यादा लोगों को पनाह देनी चाहिए। उसका बेसिक आंसर ये है कि यहाँ पे जब भी कोई रेफ्यूजी आता है तो वो उसको वैसे ही कंसिडर करते हैं जिसके जैसे कि उनका अपना एक सिटीज़न हो। वो उनको सबसे पहले एक प्रॉपर कोर्स के थ्रू लैंग्वेज सिखाते हैं, उनको जॉब दिलाते हैं और उनको एक टैक्स पेइंग सिटीज़न बनाते हैं। दैट्स वाई वो कम लोगों को बुलाते हैं, लेकिन फिर उनकी लाइफ स्टैंडर्ड और एक आम नॉर्वेजियन की लाइफ स्टैंडर्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं छोड़ते। सो आई होप कि मैंने इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है इनमें से किसी भी पॉइंट के लिहाज से, तो आप कमेंट में जाके लिखें और मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।